बच्चों, पिछले क्लास में हमने मुद्रा के कार्य का अध्ययन किया था, जिसमें हमने विभिन्न प्रकार के मुद्रा के कार्यों की चर्चा की थी। आज हम मुद्रा की पूर्ति के बारे में बात करेंगे। मुद्रा की पूर्ति का आशय क्या है, इसकी परिभाषाएं, इसकी पूर्ति को निर्धारित करने वाले तत्व एवं मुद्रा की पूर्ति से संबंधित विभिन्न तथ्य का अध्ययन करेंगे। मुद्रा के प्रकार और मुद्रा की पूर्ति के माप। सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि मुद्रा की पूर्ति से हम क्या समझते हैं। मुद्रा की पूर्ति से हम ये समझते हैं कि किसी एक विशेष समय में जनता के पास उपलब्ध सभी प्रकार की मुद्राओं के कुल योगफल को हम मुद्रा की पूर्ति कहते हैं। अर्थात मुद्रा का स्वरूप क्या हो सकता है, पत्र मुद्रा हो सकता है, सिक्का हो सकता है, साख मुद्रा हो सकता है, प्लास्टिक मुद्रा हो सकता है और जो भी स्वरूप है। विशेष रूप से यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मुद्रा का सृजन करने वाले संस्थान जैसे सरकार, केंद्रीय बैंक, मांग जमा करने वाले बैंक के पास जो उपलब्ध मुद्रा है उसको भी मुद्रा की पूर्ति के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। हम यहाँ पर सिर्फ जनता के पास उपलब्ध सभी प्रकार की मुद्राओं का कुल योग का अध्ययन करते हैं, ना कि बैंकों के पास जमा किए हुए मुद्रा की मात्राओं का। अब मुद्रा की पूर्ति की परिभाषा। मुद्रा की पूर्ति की परिभाषा इस प्रकार है कि डॉक्टर एच रॉबर्टसन के अनुसार से वह वस्तु जो वस्तुओं व सेवाओं के लिए भुगतान की जाती है तथा व्यवसाय के दायित्व पूरे करने में अपनाई जाती है उसे मुद्रा पूर्ति कहते हैं। ऐसे ही मुद्रा पूर्ति के परिभाषा को हम अब आगे भी समझ सकते हैं कि इसे हम प्रोफेसर D.H. रॉबर्टसन ने इसे इंग्लिश में भी कहा है कि विच इज़ वाइडली एक्सेप्टेड in payment of goods or in discharge of other kind of business obligations is called supply of money। अब देखते हैं कि मुद्रा की पूर्ति के मापक क्या क्या हैं, क्या बातों को ध्यान रखना होता है मुद्रा की पूर्ति को मापने के लिए। सबसे पहले मुद्रा की पूर्ति एक स्टॉक चर है और जब हम मुद्रा की पूर्ति के बारे में बात करते हैं तो हम किसी विशेष समय बिंदु से संबंधित बातें करते हैं, ना कि समय अवधि से। मीन्स हम बात करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम से, ना कि पीरियड ऑफ टाइम से। यहाँ पर कोई काल आयाम नहीं होता, इसका मतलब यहाँ पर कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता। एक हम पॉइंट ऑफ टाइम पे बात कर रहे हैं, समय बिंदु पर बात कर रहे हैं। दूसरा बात यह है कि मुद्रा के स्टॉक के आशय यह होता है कि जनता द्वारा धारित अर्थात जनता के लिए उपलब्ध मुद्रा का स्टॉक। इस प्रकार मुद्रा की पूर्ति के अंतर्गत समस्त स्टॉक से हम लोग बातें करते हैं, उस स्टॉक के बारे में हम जानते हैं। और यहाँ जनता शब्द से सभी आर्थिक इकाइयाँ हैं जैसे गृहस्थ, फर्में, स्थानीय निकाय, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, इस प्रकार की सभी संस्थाएं शामिल हैं। केवल मुद्रा के सृजनकर्ता जो कि सरकार एवं बैंक व्यवस्था है वो इसके अंतर्गत शामिल नहीं होता। मुद्रा की जो बैंक व्यवस्था है जो मुद्रा का सृजन करती है वो RBI हुआ, या जो बैंकें इसकी जमा लेती हैं जैसे डिमांड डिपॉजिट करती है या मांग जमा करती हैं, उस प्रकार के बैंकों को यहाँ पर हम शामिल नहीं करते। मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित करने वाले बहुत सारे तथ्य होते हैं जिसे हम इस प्रकार से कह सकते हैं। सबसे पहला जो तथ्य मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित करता है वो है वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा। एक अर्थव्यवस्था में विक्रय हेतु उपलब्ध वस्तुओं तथा सेवाओं की जो मात्रा होती है वो मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित करता है। अर्थव्यवस्था में इनकी बिक्री के लिए आने वाली वस्तुएं और सेवाएं होती हैं उनकी जिस मात्रा में बिक्री होती है, अगर उस मात्रा में वृद्धि होती है तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है। इसके विपरीत अगर
इसकी बिक्री कम होती है तो मुद्रा की पूर्ति घट जाती है। उसी प्रकार से सबसे दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है वो है निर्गमित नोटों की संख्या, नंबर्स ऑफ करेंसी इशूड। कागजी नोट जिसे छापते हैं अधिकारी, जो कि आरबीआई के होते हैं या केंद्रीय बैंक के होते हैं या केंद्र सरकार के होते हैं, वो ये कह रहे हैं कि यदि ये केंद्र सरकार है या केंद्र बैंक है तो यहाँ पर अधिक मात्रा में नोट छपती है तो इससे मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है। और अगर मुद्रा की जो छपाई होती है अगर उसकी मात्रा कम होती है तो मुद्रा की पूर्ति भी घट जाती है। तीसरी चीज़ है मनोवैज्ञानिक कारण। अर्थव्यवस्था में निवास करने वाले लोगों को मानसिकता भी मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित करती है। मनोवैज्ञानिक कारण क्या है? अर्थव्यवस्था में जो विभिन्न प्रकार के आर्थिक एजेंट है उनकी मानसिक व्यवस्था भी मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित करती है। कैसे करती है कि लोग बचतें अगर अधिक करेंगे, घरों में पैसे दबा के रखेंगे, इससे मुद्रा की पूर्ति घट जाएगी, क्योंकि वो मात्रा जो घर में दबा के वो बचत करके रखे हैं वो चलन गति से पार हो जाएगा। वही बचत अगर वो बैंकों में करेंगे तो वो चलन गति में रहेंगे। यदि इस तरीके से वो बैंक में बचत करेंगे तो वो चलन गति में रहेंगे, और घर में रखेंगे तो वो उसका सर्कुलेशन जो चलन गति में वो नहीं रहेगा, वो स्टॉक हो जाएगा और जिसके परिणाम स्वरूप पूर्ति घट जाएगी। मुद्रा की जो प्रवाह गति है यह भी बहुत इम्पॉर्टेंट या बहुत महत्वपूर्ण है। वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी, किसी दिए हुए समय बिंदु में मुद्रा की प्रत्येक इकाई जितनी बार लोगों के द्वारा प्रयोग की जाती है या विभिन्न लोगों के हाथों से गुजरती है उसे हम मुद्रा की चलन गति कहते हैं। मीन्स हाउ मेनी टाइम्स अ करेंसी चेंजेस हैंड और ट्रांसफर्स हैंड। तो इस तरीके से यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की चलन गति तीव्र होती है तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है, और इसके विपरीत यदि उसकी चलन गति निम्न होती है तो पूर्ति घट जाती है। पांचवी इसकी जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो है सरकारी नीतियाँ। मुद्रा की पूर्ति सरकार की नीतियों पर भी आश्रित रहती है। सामान्यतः यह देखा गया है कि मंदी की अवस्था में सरकार मंदी के निवारण हेतु लोगों को क्रय शक्ति बढ़ाने का काम करते हैं और इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए लिए वो अधिक मुद्रा का निर्गमन करते हैं। फलस्वरूप मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है। इसके उपरित यदि मुद्रा स्फीति होती है, अवस्था होती है, तो मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है, जिसके कारण मुद्रा की पूर्ति घट जाती है। मतलब अगर अर्थव्यवस्था में मंदी हो तो क्या होगी? मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी। और क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि वहाँ अधिक मुद्रा का निर्गमन किया जाएगा, जिससे ताकि लोगों की क्रय शक्ति बढ़े। इसके विपरीत अगर मुद्रास्फीति होगी तो मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित किया जाएगा, जिससे मुद्रा की पूर्ति घट जाएगी। छठी है कि साख मुद्रा का प्रयोग। जिस अर्थव्यवस्था में साख मुद्रा का प्रयोग अधिक होता है वहाँ मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है, और जिस अर्थव्यवस्था में इसका प्रयोग कम होता है वहाँ पूर्ति कम होती है, क्योंकि जिस अर्थव्यवस्था में साख मुद्रा का प्रयोग होता है वहाँ सर्कुलेशन बहुत अधिक होता है। सर्कुलेशन मतलब वो अभी हमने जैसे पढ़ा कि हाथ बदलना, ये जो सर्कुलेशन है ये उनका जो प्रवाह है वो अधिक होता है। उसी प्रकार से इसकी सातवीं तथ्य ये है कि बैंकों का सुरक्षित कोष। अगर जैसे हम जानते हैं कि केंद्रीय बैंक स्वयं भी वाणिज्य बैंक से कुछ सुरक्षित कोष रखती है, वाणिज्य बैंक को भी कुछ सुरक्षित कोष रखने के लिए कहती है। तो अगर इसकी मात्रा बढ़ा दी जाएगी, इसका प्रतिशत बढ़ा दिया जाएगा तो फलस्वरूप क्या होगा? मुद्रा की पूर्ति कम हो जाएगी, और अगर इसकी मात्रा घटा दी जाएगी तो फलस्वरूप क्या होगा? मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी। वहीं आठवीं तथ्य यह है कि धातुओं की पूर्ति।
यदि अर्थव्यवस्था में सिक्कों को ढालने वाली धातुओं की आपूर्ति आसानी से हो जा रही है, आसानी से सिक्के बन जा रहे हैं, तो सिक्कों की संख्या बढ़ जाएगी, मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी। वह इसके विपरीत अगर धातुओं की कमी पाई जाती है तो वहाँ सिक्के कैसे बनेंगे? वो सीमित मात्रा में बनेंगे, तो मुद्रा की पूर्ति घट जाएगी। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे मुद्रा की पूर्ति के माप। तो मुद्रा की पूर्ति के 4 माप होते हैं, M1, M2, M3, M4। M1 को बोलते हैं प्रथम माप, जिसे हम लोग कहते हैं नैरो मनी, और M3 को कहते हैं हम लोग ब्रॉड मनी। M1 में क्या क्या आता है? M1 में आता है C प्लस DD प्लस OD। M1 को हम लोग प्रथम वैकल्पिक माप कहते हैं, जो कि योग होता है C, DD और OD का। C होता है आपका करेंसी विद द पब्लिक, या जनता के पास धारित करेंसी। DD होता है डिमांड डिपॉजिट, या बैंकों के पास मांग जमाओं का प्रतीक। और OD होता है रिजर्व बैंक के पास अदर डिपॉजिट, जिसका अर्थ होता है रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाओं का प्रतीक। तो अर्थात M1 जो होता है करेंसी विद द पब्लिक मीन्स जनता के पास जो वर्तमान धारित करेंसी है वो, जोड़ बैंकों के पास जो है मांग जमाएं हैं वो, प्लस बैंकों के पास अन्य जो जमाएं हैं वो, उसका योग होता है M1। M2 क्या होता है? M2 होता है M1 प्लस डाकघर में बैंकों की बचत जमा राशियाँ। तो M2 क्या हुआ? M1 प्लस डाकघर में बचत बैंकों की जमा राशियाँ, मीन्स डाक पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग डिपॉजिट होता है वो। इसके बाद तीसरा है, थर्ड है, जिसको हम लोग ब्रॉड डेफिनेशन कहते हैं, वो है M3। M3 क्या होता है? फिर से M1 प्लस बैंकों के पास शुद्ध अवधि जमा, अर्थात M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद द बैंक। तो हम लोग ऊपर में दोनों में पढ़े डिमांड डिपॉजिट मतलब मांग जमा के बारे में पढ़े, लेकिन टाइम डिपॉजिट नहीं पढ़े, मतलब अवधि जमाएं नहीं पढ़े। तो M3 जो हुआ M1 प्लस अवधि जमा, बैंकों के पास जो टाइम डिपॉजिट होता है वो। इसके बाद है जो चौथा मापक है वो है M4। M4 क्या है? M3 प्लस डाकघर में बचत संगठनों के पास समस्त जमा राशियां एवं राष्ट्रीय बचत पत्रों को छोड़कर। इसमें हम लोग क्या करते हैं? M4 क्या होता है? M3 जो हम पहले लिख चुके हैं उसमें से हम जोड़ेंगे किसको? टोटल डिपॉजिट जो पोस्ट ऑफिस में है हमारा सेविंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ, लेकिन हम इसमें NSC को नहीं जोड़ेंगे, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को नहीं जोड़ेंगे। मतलब M4 इज इक्वल टू M3 प्लस डाकघर बचत संगठनों के पास हमारा समस्त जमा होने वाली राशियां, लेकिन इसमें राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट को नहीं जोड़ेंगे, पत्रों को नहीं जोड़ेंगे। तो M1 जो है ये सर्वाधिक तरल स्वरूप होता है, और M4 जो होता है सबसे कम तरल स्वरूप होता है। मुद्रा का जो 4 स्वरूप हमने पढ़ा क्या था? M1, M2, M3, M4। यह हुआ बच्चों मुद्रा की पूर्ति। अब मुद्रा की मांग के बारे में हम चर्चा करेंगे। मुद्रा की पूर्ति करने वाली संस्थाएं हम जानते हैं सरकार है एवं केंद्र बैंक है, और मुद्रा की मांग करने वाले कौन हैं? हम लोग हैं। हम लोग मीन्स आर्थिक एजेंट। मुद्रा की मांग को तय करने के लिए बहुत सारे सिद्धांत आए, जिसमें से एक प्रमुख सिद्धांत है तरलता अधिनाम सिद्धांत, जिसे हम लोग तरलता पसंदी सिद्धांत या लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी कहते हैं। इसे प्रोफेसर J.N. केन्स ने दिया था। केन्स के अनुसार किसी भी अर्थव्यवस्था में यदि जनता अपने धन को तरल या नकद रूप में रखने चाहता है तो अधिक अधिनाम देना चाहता है तो उसे अधिक अधिनाम देता है। मतलब कि वो तरल रूप में अगर रखना चाहता है अपने धन को तो नकदी के रूप में रखता है। तो उस अर्थव्यवस्था में नकदी या मुद्रा की मांग
अधिक होगी, जिसमें इसके विपरीत यदि अर्थव्यवस्था में लोग धनों को नकदी के अलावा विभिन्न अन्य रूपों में रखेंगे, जैसे भूमि, मकान, प्रतिभूतियाँ आदि, तो केन्स कहते हैं कि जो तरलता के रूप में अधिक रखना चाहता है वहाँ मुद्रा की मांग अधिक होती है